1950 के दशक में किसी भी ऑपरेशन से पहले मोसाद को कई सरकारी डिपार्टमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने होते थे और उनमें से प्रमुख था इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमान। दरअसल 1950 के दशक में इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमान भी मोसाद की तरह सीक्रेट मिशंस को अंजाम देता था, लेकिन अदूरदर्शिता के चलते सन 1954 के दौरान इजिप्ट में अंजाम दिए गए ऑपरेशन सुसाना के फेल हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। कहते हैं इसके बाद ही इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमान के पंख राजनीतिज्ञों द्वारा काट दिए गए थे। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमान का अंत होते ही मोसाद के अच्छे दिन शुरू हो गए थे और उसे वो सारी ताकत और फंडिंग मिलनी शुरू हो चुकी थी जो एक कामयाब एजेंसी को चाहिए होती है। खुफिया मामलों के जानकारों की माने तो इसी दौरान मोसाद को कुछ स्पेशल पावर्स मिलने लगे थे, जिनकी बदौलत वो जरूरत पड़ने पर अपने एजेंट्स और इजरायली नागरिकों को भी निशाना बना सकती थी। इजरायली हुक्मरान ऑपरेशन सुसाना से उपजी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का दोबारा सामना नहीं करना चाहते थे। उसके ऊपर इजिप्ट में सजा काट रहे अमान के 2 एजेंटों ने जब इजराइल की इंफॉर्मेशन वापस इजिप्ट को भेजनी शुरू कर दी तो समूचे इजरायली खुफिया तंत्र में खलबली मच गई। इजरायली हुक्मरानों के लिए ये वक्त भारी था। वो जल्द से जल्द कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे जिसकी वजह से देश के गुप्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। कहते हैं ऑपरेशन सुसाना से उपजी स्थिति से निपटने के लिए मोसाद को उपयुक्त समझा गया और खुफिया तंत्र की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। इजराइल को खुले तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त है और इसी की वजह से उसकी खुफिया एजेंसी CIA का गहरा रिश्ता मोसाद के साथ बना हुआ है। ये दोनों एजेंसी इंटेलिजेंस और डाटा शेयरिंग के माध्यम से दोनों देशों के खिलाफ होने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को बेहिचक आपस में बांटते रहते हैं। खुफिया जानकारों का मानना है कि इसकी वजह से ही कई बार इजराइल और अमेरिकी नागरिक देशद्रोह के आरोप में अपने ही देश की जेलों में बंद हो चुके हैं। मोसाद की कार्यप्रणाली CIA के तौर तरीकों से अलग है। एक तरफ CIA जहां डॉलर्स के जरिए अपने खुफिया एजेंटों से काम करवाती है, वहीं पर मोसाद के एजेंट देशभक्ति के जज्बे पर काम करते हैं। कई बार उन्हें मिशन में भेजने से पहले ये साफ तौर पर बता दिया जाता है कि पकड़े जाने की स्थिति में वो इजराइल से किसी भी सहायता की उम्मीद न करें। हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर उनके इस ऑपरेशन को नकार दिया जाए। दस्तावेजों के मुताबिक ब्लैक सितंबर के पूरे गुट का खात्मा इन्हीं शर्तों पर मोसाद के एजेंटों ने पूरा किया था और काम खत्म होने के बाद उन्हें आधिकारिक रूप से अपने देश से कोई भी सम्मान तक नहीं मिला था। सन 2010 के दौरान इजरायली न्यूज वेबसाइट वाइनेट पर आई खबर के मुताबिक रमला शहर के हाई सिक्योरिटी प्रिजन आयालोन में एक ऐसे कैदी के मौजूद होने की बात कही गई थी जो किसी अनिर्दिष्ट अपराध की वजह से जेल में बंद था। इस खबर के वाइनेट पर आने के चंद घंटों के अंदर ही इसे हटा लिया गया था और इसके पीछे मोसाद का हाथ होने की बात कही गई थी। इसी खबर के मुताबिक ये भी कहा गया था कि इस कैदी को ये जाहक रॉबिन के हत्यारे ईगल आमिर के लिए बनाए गए स्पेशल सेल में रखा गया था और यहाँ पहरा देने वाले गार्ड्स को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस गुमनाम कैदी के बारे में जानकारी मांगते हुए एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स इजराइल के द्वारा अटॉर्नी जनरल यहूदा वेंस्टीन को एक पत्र भी लिखा गया था, जिसके एवज में उन्हें ये जवाब दिया गया कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर इस कैदी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टर्स को
इस वाकये के पीछे कोई सनसनीखेज घटनाक्रम नजर आने लगा था, लेकिन उचित सोर्स के अभाव में यह किस्सा कुछ दिनों के लिए दब कर रह गया। सन 2012 के दौरान ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC के रिपोर्टर ट्रेवर बोरमैन ने अपनी इजराइल यात्रा के दौरान मिले एक टिप ऑफ से उत्साहित होकर इस घटना की जांच पड़ताल शुरू की तो हैरत अंगेज तथ्य निकलकर सामने आने लगे। ट्रेवर बोरमैन के मुताबिक हाई सिक्योरिटी प्रिजन आयालोन में कैद वो गुमनाम कैदी बेन ज़ाइगर नामक एक व्यक्ति हो सकता था और जिसके पास 2 देशों की नागरिकता थी। ABC के रिपोर्टर ट्रेवर बोरमैन ने जब एक कार्यक्रम के जरिए इस घटना पर अपनी रिपोर्ट पेश की तो मोसाद पर उंगलियां उठने लगीं। दुनिया की यह खूंखार एजेंसी एक बार फिर मीडिया के निशाने पर थी। कुछ तो है में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको रूबरू करवाएंगे इस बेनाम कैदी की हैरत अंगेज दास्तान से। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। जर्मन थर्मेक्स टेक्निक से बना डच TMT बार, भूकंप रोधी TMT बार जो कंक्रीट पे रखे मजबूत पकड़। हर निर्माण के लिए आदर्श डच TMT बार फख्र है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ऊपरकोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश। बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इसे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ खुशबू है निर्माण की, खुशबू है गुजरात की। कहाँ मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। TT Innerwear, TT is good। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों खेलो डट के बट सड़कों से हटके। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।
कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं बेनाम कैदी। एबीसी के न्यूज रिपोर्टर ट्रेवर बोरमन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जेल में बंद इस कैदी का नाम बेन ज़ाइगेर हो सकता था। गौरतलब है कि इजराइल के अटॉर्नी जनरल यहूदा वेनस्टीन के ऑफिस ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कैदी के बारे में कोई भी जानकारी शेयर करने से मना कर दिया था। ऐसे में इस किस्से की तह तक पहुंचना नामुमकिन था। क्या है उस बेनाम कैदी का सच? जब ये जानने के लिए ट्रेवर बोरमैन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो धीरे धीरे रहस्य की परत एक के बाद एक खुलनी शुरू हो गई। लगभग 10 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जब ट्रेवर बोरमैन ने सारी कड़ियों को एक साथ मिलाया तो मोसाद से जुड़े कई राज पर्दाफाश होने लगे और साथ ही एक खुफिया एजेंट का हैरत अंगेज कारनामा दुनिया के सामने खुलकर आने लगा। ट्रेवर बोरमैन के मुताबिक बेन ज़ाइगेर दरअसल एक महत्वपूर्ण यहूदी परिवार से ताल्लुक रखता था और उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 1976 के दौरान हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे और एक यहूदी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उसे दोहरी नागरिकता हासिल थी। ये बात गौरतलब है कि वो ऑस्ट्रेलिया में बेन अलेन और बेंजामिन बारोस के नाम से भी जाना जाता था। अपनी मौत से तकरीबन 14 साल पहले बेन ज़ाइगेर इजराइल आकर रहने लगा था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसने इजरायली डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद सन 2000 के दौरान मोसाद ज्वाइन कर ली थी। कहा जाता है मोसाद ज्वाइन करने के साथ ही उसने अपने आप को कवर अप करने के लिए एक लॉ फर्म में नौकरी कर ली ताकि दुनिया को उसकी असलियत का कोई पता न चल पाए। सन 2009 के दौरान बेन ज़ाइगेर एक MBA डिग्री हासिल करने के बहाने ऑस्ट्रेलिया आ गया था, लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण शायद मोसाद के लिए खुफियागिरी करना था। बेन ज़ाइगेर का अचानक ऑस्ट्रेलिया आना ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन SEO को अखरा और उन्होंने उससे पूछताछ की। ट्रेवर बोरमैन के मुताबिक अपने ऑस्ट्रेलिया निवास के दौरान बेन ज़ाइगेर ने ईरान, सीरिया और लेबनान की यात्राएं भी की, लेकिन अपने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के साथ। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी की पूछताछ के बाद बेन ज़ाइगेर शायद सतर्क हो गया था और अपनी असली पहचान छुपाने के मकसद से उसने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल कर मोसाद के लिए काम करना जारी रखा। ज़ाइगेर ने ईरान, सीरिया और लेबनान की यात्राएं भी मोसाद के लिए ही की, क्योंकि एक इजरायली नागरिक को इन देशों की यात्रा करने की अनुमति नहीं मिल सकती थी। जर्मन न्यूज पत्रिका डेर स्पाइगल के मुताबिक बेन ज़ाइगेर ने अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से एक के बाद एक कई यूरोपीय कंपनियों में नौकरी भी की ताकि मिडिल ईस्ट के देशों में बेरोक टोक आया जाया जा सके। अब ये कयास लगाया जाता है कि बेन ज़ाइगेर को ये नौकरी मोसाद के इशारे पर ही कंपनियों ने दी थी। डेर स्पाइगल आगे ये लिखता है कि बेन ज़ाइगेर अपने मिशन में कामयाब न हो सका और मोसाद की नजर में वो एक बेकार खुफिया एजेंट साबित हुआ। सन 2007 के दौरान उसे मोसाद से निकाल दिया गया और 2008 के दौरान बेन ज़ाइगेर ऑस्ट्रेलिया वापस आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रहना बेन ज़ाइगेर के लिए आसान न था। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नजर उस पर लगातार बनी हुई थी। इसी बीच जेसन नामक एक ऑस्ट्रेलियाई न्यूज रिपोर्टर को यह पता चला कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को एक दोहरी नागरिकता वाले ऐसे शख्स की तलाश है जो कि मोसाद के लिए काम कर रहा है।
जेसन के द्वारा जुटाई गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक बेन ज़ाइगर ने अपनी मिडिल ईस्ट यात्रा के दौरान एक कंपनी के माध्यम से ईरान को खराब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की आपूर्ति भी की थी, ताकि वहां चल रहे एटॉमिक रिसर्च को नुकसान पहुंचाया जा सके। चाहे जो भी हो, बेन ज़ाइगर मोसाद की नजर में एक बेकार खुफिया एजेंट साबित हुआ था और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। लेकिन इससे उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नजर में था। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ने बेन ज़ाइगर को वैध तरीके से ऑस्ट्रेलिया पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल के लिए उसे गिरफ्तार करने की फिराक में थी। ज़ाइगर के लिए रास्ते बंद हो चुके थे। अब उसके पास इजराइल लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिहाजा मोसाद में वापसी के लिए उसने मोसाद के नंबर 1 दुश्मन हिजबुल्लाह को अपने पास मौजूद जानकारियां देनी शुरू कर दी थी। ज़ाइगर को विश्वास था कि उसके इस कारनामे से मोसाद में खलबली मच जाएगी और मजबूरन मोसाद को ज़ाइगर को वापस लेना पड़ेगा। बेन ज़ाइगर के लिए मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली थी। उसे विश्वास था कि हिजबुल्लाह के लोग उसकी इंफॉर्मेशन से खुश होंगे और उन्हें मोसाद के लिए काम करने के लिए राजी कर लेगा। बेन ज़ाइगर ये सोच रहा था कि उसकी ये कामयाबी से मोसाद खुश होगा और उसकी वापसी फिर वहां हो जाएगी। बेन ज़ाइगर की सोच के विपरीत हिजबुल्लाह के लोगों ने उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने बेरूत स्थित हेडक्वार्टर पहुंचा दी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस को यह सूचना मिली कि उसका कोई नागरिक मोसाद के लिए काम कर रहा है। इस घटना के बाद इजराइल के तेल अबीब शहर में स्थित मोसाद के मुख्यालय में खलबली मच गई, क्योंकि एक बार फिर देश राजनीतिक संकट से घिरने वाला था। एक कुवैती समाचार पत्रिका के मुताबिक बेन ज़ाइगर दुबई के सरकारी ऑफिसर्स के संपर्क में था और वो उन्हें उन सारे मोसाद एजेंट्स के नाम मुहैया कराने वाला था जो कि महमूद अल मबूह के हत्याकांड में शामिल थे। समाचार पत्रिका के मुताबिक बेन ज़ाइगर को इसके एवज में दुबई में शरण मिलने वाली थी। कहा जाता है कि इसी बीच मोसाद के एजेंट्स बेन ज़ाइगर को अगवा कर इजराइल ले जाते हैं ताकि ये खतरनाक खुलासे रुक सकें। में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हश्र हुआ बेन ज़ाइगर का और आखिर क्यों इजरायली सरकार आखिर तक उसके अस्तित्व को नकारती रही। रहस्य की इस दास्तान में बाकी हैं अभी बहुत से खुलासे। बने रहिए हमारे साथ। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहाँ रोज सुबह। ये है पाटन की रानी उदयमती की वाह। कुआं गहरा होता है ये तो सुना था, ऊंचा होता है ये आज पहली बार देख रहा हूं। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा है। ये पत्थर नहीं इतिहास के पन्ने हैं, सुनिए इनका संगीत। यहाँ खुशबू है हुनरमंद हाथ की बीती हुई बात की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव।
अब हम रोज के सारे डिस्टेंसेस कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेते हैं। शहर में कहीं भी जाना हो बस कुछ ही मिनट्स की ड्राइव। देखना चाहेंगे आप? देखिए। Everything within a few minutes. See? Lovely shot. जो कीमती समय हम बचाते हैं गॉर्सन्स के बड़े खूबसूरत घर में फैमिली के साथ बिताते हैं। क्योंकि गॉर्सन्स घर ही नहीं पूरा शहर बसाते हैं। Gorsons presents Gore City Greater Noida West, where everything is just a few minutes away. हम तो हिस्सा हैं गॉर्सन्स परिवार का। आप भी आइए और गॉर सिटी का हिस्सा बन जाइए। मच्छर। हेलो अंकल ठीक था? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं बेनाम कैदी। बेन ज़ाइगेर मोसाद के लिए खतरा बन चुका था। इजरायली हुक्मरानों को इस बात का डर सता रहा था कि अगर मोसाद के सारे सीक्रेट्स ज़ाइगेर ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को दे दिए तो एक बार फिर युद्ध के बादल मंडरा सकते हैं। ऑपरेशन सुसाना जैसे हालात एक बार फिर पैदा हो गए थे और इनसे निपटने का महज एक ही तरीका था और वो था ज़ाइगेर का खात्मा। मोसाद चाहे तो बेन ज़ाइगर को कहीं भी खत्म कर सकते थे, लेकिन उसके ऑस्ट्रेलियाई मूल का होना आड़े आ रहा था। लिहाजा उसके एजेंटों ने उसे अगवा कर लिया। ये बात गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन को इस मसले पर अंधकार में ही रखा गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद जब उनके द्वारा कूटनीतिक माध्यम से इजराइल से जब इस मसले पर बात की गई तो राजनीतिक संकट खड़े हो गए। बेन ज़ाइगेर का मसला संगीन था। गौर से देखा जाए तो मोसाद अपने लाभ के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई मूल के बेन ज़ाइगर आसानी से अपने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट के साथ उन देशों में जा सकता था जहां यहूदी मूल के लोग प्रतिबंधित थे और इसी का फायदा मोसाद उठा रहा था। बेन ज़ाइगर की हरकतों से ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक संकट में घिर सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को होता। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इस मसले पर अंधकार में ही रखा गया, लेकिन जब मीडिया में इस वाकये का खुलासा हुआ तो चारों तरफ सनसनी फैल गई। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तुरंत इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बेन ज़ाइगर की सुरक्षा की मांग इजराइल से कर डाली। मोसाद के लिए हालात गंभीर हो उठे थे। मोसाद के लोग अब जल्द से जल्द बेन ज़ाइगर से इंफॉर्मेशन को निकालने की फिराक में थे। लिहाजा रमला में स्थित हाई सिक्योरिटी प्रिजन आयालोन ही सबसे उपयुक्त माना गया। हाई सिक्योरिटी प्रिजन आयालोन में उन कैदियों को रखा जाता है जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं। यहां की खास बात यह है कि हर कैदी की सेल में एक कैमरा लगा होता है और 24 घंटे उसकी निगरानी होती रहती है। दरअसल ज़ाइगेर का मसला बेहद गंभीर था और इससे यहूदी समाज में अव्यवस्था फैल सकती थी। लिहाजा इजरायली सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया ब्लैकआउट का फरमान जारी कर दिया। लेकिन ग्लोबल मीडिया को आखिर कौन रोक सकता था? एबीसी के रिपोर्टर ट्रेवर बोरमन ने जब इस घटना की जांच पड़ताल शुरू की तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई
और एक बार फिर इजरायली सरकार के पास ज़ाइगेर को मार गिराने के अलावा कोई चारा न बचा। हाई सिक्योरिटी प्रिजन आयालोन में बेन ज़ाइगेर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मोसाद ने उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए 3rd डिग्री का भी भरपूर इस्तेमाल किया था। एक इजरायली नागरिक की उसी के देश में खुफिया एजेंसी जान लेने पर आमादा थी। दस्तावेजों के मुताबिक बेन ज़ाइगेर की मौत 15 दिसंबर 2010 के दिन हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने अपने ही सेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत के बाद ये सवाल उठा कि आयालोन कारागार में जहां 24 घंटे किसी भी कैदी की निगरानी कैमरों से की जाती है, तो ऐसे में उसने फांसी लगाई तो लगाई कैसे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोसाद के पास बेन ज़ाइगेर को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई कानूनी चक्कर और दूसरी तरफ सिविल राइट्स के दांव पेच, और ऐसे में उसे आजाद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता न था। ये बात चौंकाने वाली ही है कि बेन ज़ाइगेर का नाम मोसाद ने आयालोन कारागार के रजिस्टर में कहीं दर्ज नहीं करवाया था। वो तो बस एक बेनाम कैदी की हैसियत से वहां बंद था। बेन ज़ाइगेर की दास्तान हमें खुफिया तंत्र की उस खौफनाक दुनिया से रूबरू करवाती है जो बेहद संगीन है। एक खुफिया एजेंट की जिंदगी महज उसकी सफलता पर निर्भर करती है, और ऐसे में देश प्रेम का जज्बा कहीं पीछे छूट जाता है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि वक्त पड़ने पर ये लोग अपनों की भी हत्या करने से नहीं चूकते, और फिर ऐसे में दुश्मन को माफी। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि मोसाद का मतलब मौत। कुछ तो है में आज बस इतना ही। रहस्य की एक नई दास्तान के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। मिशन 2014 के लिए मुलायम ने कसी कमर। जीतने योग्य 34 सीटों पर ही होगा पार्टी का पूरा फोकस। बैठक में बेनी वर्मा पर भी मुलायम ने निकाली भड़ास। कहा तैयारी करो, बेनी बाबू अब की जीतने न पाए चुनाव। शिवपाल ने पीएम से की सूर्य प्रकाश के बर्खास्तगी की मांग। कहा कोयले के दलाल हैं जायसवाल। रोक के बाद गुटखे को लगे पंख, तिगुना चौगुना हुआ दाम। छापेमारी के बावजूद जोरों पर जहर का धंधा। और मिर्जापुर में जहरीली हुई जीवनदायिनी गंगा। करोड़ों खर्च पर पानी फेर रहा है नाले का पानी। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात मुलायम सिंह की। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो इन दिनों अपने मिशन दिल्ली को कामयाब बनाने की मुहिम में जुटे हैं। मुलायम सिंह यादव ने संगठन पदाधिकारियों के बाद आज पार्टी के सारे विधायकों के साथ करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से बुलाई गई इस बैठक में पार्टी आलाकमान ने सख्त लहजे में विधायकों को चेताया कि मिशन दिल्ली में किसी भी तरह की कोई लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी के इस फोरम में विधायकों ने भी अपने नेता से अधिकारियों और मंत्रियों पर अनदेखी की शिकायत की। मुलायम ने एक बार फिर सबको भरोसा दिलाया कि विधायकों की जायज शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विधायकों को तवज्जो देने का वादा दोहराया। कुछ प्रत्याशियों के लचर आचरण की बातें बैठक में उठी। पार्टी ने ऐसे लोगों को सुधरने की चेतावनी दी है और जल्द ही प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर बात करने का भरोसा दिलाया, लेकिन ये बात साफ कर दी कि अनावश्यक किसी का टिकट बदला नहीं जाएगा।